जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। माय नेम इज़ दिपेश भट्ट। फंडामेंटल राइट्स हम स्टार्ट कर चुके थे। उसमें हमने राइट टू इक्वालिटी फर्स्ट लैब देख लिया था। आर्टिकल 12 to 18 हमने कवर कर लिए थे। 19 to 22 अभी कवर करेंगे हम इस लेक्चर में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट लैब है फंडामेंटल राइट्स, दैट इज राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम को हम देखते हैं। इस राइट टू फ्रीडम के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 19 to 22। ठीक है, फिर आर्टिकल 19 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट। 6 तरीके के राइट इसमें बोले जाते हैं। इन राइट को अपन पढ़ेंगे, रटेंगे अभी। प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट है ना, 6 राइट की बात की जाती है इस आर्टिकल में। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। क्या मतलब है, क्या है, आगे आप इन डिटेल में भी देखेंगे, सिर्फ अभी रीडिंग दे रहे हैं। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। अगर कन्विक्शन किया है तो उस कन्विक्शन के प्रूफ करने में उस इंसान के पास क्या क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल है, उन सब बातों में आर्टिकल 20 बात करता है। ठीक है, उन सब के बारे में। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, फिर आर्टिकल 21A। अब यहाँ पे ए क्या दिखा रहा है? ए दिखा रहा है कि ये पहले स्टार्टिंग में जो कैपिटल ए जैसे ऐसे शब्द होते हैं ना, ये दिखाते हैं कि स्टार्टिंग में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं थे, बाद में लेटर ऑन इनको ऐड किया गया है। तो उसी तरीके से ये 21A है, ये किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है। इसको भी अपन डिटेल में देखेंगे। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, एजुकेशन की बात कर रहा है, वो भी एलिमेंट्री एजुकेशन के 14 साल तक के बच्चों के लिए जो एजुकेशन है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, उनके लिए बात कर रहा है। फिर आर्टिकल 22 की बात हो रही है, और आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कि अरेस्ट हो रहा है या डिटेंशन, किसी को डिटेन किया जा रहा है, तो उस केस में जो डिटेनी है, जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, उसके पास क्या क्या प्रोटेक्शन है, उसके पास क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, ये दो डिफरेंट है। ठीक है, इस केस में क्या था कि कन्विक्शन हो रहा है, जब कन्विक्ट प्रोसेस में कन्विक्ट प्रूफ हो रहा है, उस केस में उसके पास क्या क्या राइट है। इस केस में क्या है कि जब उसको डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, उस केस में उसके पास क्या क्या राइट है। ठीक है, दोनों को इन डिटेल अभी हम देखते हैं। आर्टिकल 19 सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का। ठीक है, आर्टिकल 19 गारंटी 6 राइट। कितने राइट? 6 राइट के बारे में बात करते हैं। ओरिजिनली कंटेन्ड 7th राइट। स्टार्टिंग में इनिशियली 7 राइट थे, अब वो 6 राइट हो गए। ठीक है, 7th राइट कौन सा था? 19(1)(f था, और ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया। हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि कैसे आर्टिकल 31 को हटाया गया, उसी तरीके से 19(1)(f को भी हटाया गया है। ठीक है, किसके थ्रू? 44th अमेंडमेंट, वो भी 31 भी 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंडर हटाया गया। आज की डेट में इस क्या सिचुएशन इसकी? 300A के अंडर लीगल राइट है। ठीक है, फिर अवेलेबल ओनली फॉर सिटीजन्स, ये राइट जो है, ये फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, और अगेंस्ट स्टेट ओनली है ना, नॉट अगेंस्ट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा है, स्टेट के अगेंस्ट बात कर रहा है ये आर्टिकल जो है, और ये सिर्फ सिटीजन्स के पास है। कैन ओनली बी रिस्ट्रिक्टेड बाय रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 को उन्हीं पैमानों पे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता, उन्हीं पैमानों पे कमज़ोर किया जा सकता है, या फिर इसको रिस्ट्रेन किया जा सकता है जो कि इस आर्टिकल में दिए गए हैं, इसके अलावा नहीं। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इस आर्टिकल का नाम है पहला। इंक्लूड्स राइट टू एक्सप्रेशन। हम आर्टिकल 19(1)(a की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि 1A है। इट इंक्लूड्स राइट टू एक्सप्रेस व्यूज, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइज। देखो सीधी बात है कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, ऐसा आर्टिकल है 19(1)(a जो हमें बोलने का अधिकार दे रहा है, एक्सप्रेस करने का अधिकार दे रहा है। अब वो एक्सप्रेस करने का अधिकार किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, वो अधिकार ऐसे भी हो सकता है कि हम बोल के बोलें। अगर कोई बोल नहीं सकता है तो वो कैसे बोलेगा? तो लिख के बता सकता है, पब्लिश करके बता सकता है, ब्रॉडकास्ट कर सकता है, किसी भी एक तरीके से एक्सप्रेस करने के तरीके को इस आर्टिकल में बात किया गया। और इसी के अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात किया कि प्रेस को क्या अधिकार है ना, उसकी भी बात की गई है। एक्सप्रेस व्यूज, फ्रीडम टू प्रेस, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट,
राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, कि अपना एक्सप्रेशन अगर रुक जाएगा, अगर आप हमारी बातें सुन रहे हैं, अगर आप हमारे टेलीफोन को कन्वर्सेशन को टैप करके सुन रहे हैं, तो ये मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच और एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है, क्योंकि उसका वो इन्फ्रिंजमेंट है, मैं एक्सप्रेस ढंग से कर ही नहीं पा रहा हूँ, या फिर मेरा एक्सप्रेस में जिसको कर रहा था वो उस चैनल को आपने यूज़ कर लिया है ना। टू टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट है ना, ये भी एक एक्सप्रेस करने का मीडियम है। अगेंस्ट बंद, मतलब जो पिकेटिंग हो जाती है, जो पूरे मार्केट को बंद कर दिया जाता है, ये भी गलत है ना। टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, इसके थ्रू आरटीआई का पावर मिलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन की पावर मिलती है, कि गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में जानने का अधिकार है, ये भी कहीं ना कहीं इसके अंडर आ रहा है। फिर फ्रीडम ऑफ साइलेंस, मौक रहने का अधिकार, ये भी मेरे एक्सप्रेस करने का अधिकार के अंडर आ रहा है, कि मैं इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा हूँ शांत रह के, है ना। एक डिबेट भी उठी थी कि नेशनल एंथम गाना ज़रूरी है कि नहीं, और उसमें कैटेगराइज किया गया कि अगर कोई साइलेंट रहना चाहता है बाय स्टैंडिंग एंड ऑल, तो वो रह सकता है ना। तो अगेंस्ट प्री सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर, फिर डेमोन्स्ट्रेशन, पिकेटिंग बट नॉट टू स्ट्राइक, ठीक है। एक इंसान को डेमोन्स्ट्रेट करने का अधिकार है, बैनर्स पे लिख के डेमोन्स्ट्रेट करने का, अपनी परेशानी गवर्नमेंट तक पहुंचाने का अधिकार है, लेकिन स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है। स्ट्राइक कहीं ना कहीं वायलेंट होता है, ठीक है। तो वायलेंस करने का अधिकार नहीं है, आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, आप गवर्नमेंट से परमिशन लेके अपनी डिमांड को, जो आपको सही नहीं लग रहा है, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, एक रैली निकाल सकते हो पीसफुल मैनर में। इसका राइट भी एक एक्सप्रेशन के राइट के अंडर आता है। ये सारे राइट एक्सप्रेशन के अंडर आते हैं, 19(1) के ए के अंडर आते हैं। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन स्टेट इम्पोज कर सकता है ऑन स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, इन सब ग्राउंड पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं कि सोवरेनिटी हर्ट हो रही है, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हर्ट हो रही है, सेक्युलरिटी ऑफ स्टेट हर्ट हो रही है, इन सब सिचुएशन पे हटाया जा सकता है, ठीक है। आपने ऐसी कोई बात एक्सप्रेस कर दी जिससे हमारे और किसी देश के रिलेशन अफेक्ट हो गए, तो फिर आपको 19 के ए के अंडर फ्रीडम नहीं है, फिर आपको क्या बोलते हैं, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आपने ऐसा कोई काम किया जैसे इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हर्ट हो गई, है ना, या फिर हमारी सोवरेनिटी हर्ट हो गई, या फिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को हर्ट किया आपने, ऐसा कोई एक्सप्रेस किया अपनी बातों को, इस तरीके से एक्सप्रेस किया, तो वो अगेंस्ट है, उसमें रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। कोर्ट की बात को अगर आपने बोला कि भाई ये तो डिसीजन बहुत बकवास है, और ऐसी कोई बातें की जो कोर्ट की सम्मान के अगेंस्ट है, तो वो भी एक्सप्रेशन के अगेंस्ट नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा कोई एक्सप्रेस किया कि किसी को एक्साइट कर दिया, इंसाइट कर दिया, किसी को बढ़ावा दे दिया ऑफेंस करने के लिए कि भाई कर, ऐसा काम कर, तो ऐसा एक्सप्रेशन भी फ्रीडम के अंडर नहीं आएगा, उसमें रिस्ट्रिक्शन है, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ असेंबली, अब हम किस पे आए, 19(1) ए हमने देखा है, 19(1) के अंडर ए बी सी डी ई एफ जी इतने राइट्स हैं, और सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो सबको डिस्कस करना ज़रूरी है और सबको याद करना भी ज़रूरी है। ए हमने देख लिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बी से हो, क्या बी से है ये फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ असेंबली, असेंबल होने का राइट है, ठीक है। राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये बोलता है राइट 19(1) बी, कि आप पीसफुली विदाउट आर्म्स असेंबल हो सकते हो और किसी भी तरीके का यूनियन बना सकते हो, है ना। तो पीसफुल असेंबल हो सकते हो विदाउट आर्म्स, ऐसा नहीं कि AK-47 लेके आप पीसफुली असेंबल बोल रहे हो, वो पीसफुल नहीं माना जाएगा, भले ही आपने उस हथियार का इस्तेमाल ना किया हो, उसको आर्म्स नहीं होने चाहिए आपके पास, ठीक है। राइट टू पब्लिक मीटिंग, आप पब्लिक मीटिंग कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, है ना, कि नुक्कड़ नाटक करते हैं ना, डेमोन्स्ट्रेशन, वो सब कर सकते हो, ठीक है। टेक आउट प्रोसेशन भी ला सकते हो और अपनी मांगों को मनवा सकते हो और अपनी डिमांडें रख सकते हो, है ना। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, लेकिन स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ला सकता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, वही सेम रिस्ट्रिक्शन है कि सोवरेनिटी हर्ट हो, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक, ऐसा नहीं कि ट्रैफिक मेंटेन ही नहीं हो पा रहा और आप बोल रहे प्रोसेशन लेके आना है हमें, ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करेगी,
ठीक है, ये दो आईपीसी सीआरपीसी हैं 144 141 एंड 144, कहीं ना कहीं ये बोलती हैं कि 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। अब ऐसी कुछ सिचुएशन होती है जब ये लागू की जाती है, जैसे कोई राइट सिचुएशन है, ठीक है, दो रिलीजियस ग्रुप के बीच में लड़ाई हो रही है, ऐसे सिचुएशन में आप बोलोगे कि हमें तो ये फ्रीडम ऑफ असेंबली है, तो उसको मना किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा कि ऐसे समय पे हम ये लागू कर रहे हैं सेक्शन 144 या सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी, और इसके तहत अगर 5 से ज़्यादा लोग दिखे तो गोली चला दी जा सकती है, ऐसा बोला जाएगा, या फिर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस सिचुएशन में फ्रीडम ऑफ असेंबली नहीं होगी। ये कौन सी सिचुएशन है? ये सिचुएशन है इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, ट्रैफिक, सोवरेनिटी, इन सिचुएशन में, राइट्स की सिचुएशन में, है ना। फिर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन 19(1)(c), 19(1)(b) हो गया, 19(1)(c) पे आ रहे हैं हम। सी से कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होता है, ठीक है, तो सी से एसोसिएशन की बात हो रही है। राइट टू फॉर्म यूनियन, एक यूनियन बना सकते हैं हम, हमें ये अधिकार है, एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड नहीं था, इसको जोड़ा गया है 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये जोड़ा गया है, क्या? राइट टू फॉर्म यूनियन, एसोसिएशन, ये ऑलरेडी था, कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया। राइट नॉट टू ज्वाइन और फॉर्म एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा राइट भी है कि आपको ज्वाइन नहीं करना है तो भी आपके पास राइट है, आपको फॉर्म करना है तो भी आपके पास राइट है, लेकिन ऐसा राइट नहीं है आपके पास कि वो रिकॉग्निशन मिलना ही पड़ेगा। जो भी आपने यूनियन बना ली, जो भी कॉर्पोरेशन बना लिया, तो उसको गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज ही करना पड़ेगा, नहीं, आप यूनियन बनाने का अधिकार आपके पास है ना, ठीक है। राइट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, इन चारों ग्राउंड पे इस राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। कौन से ग्राउंड पे? सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ एसोसिएशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट है, आप एक ऐसा एसोसिएशन बना सकते हो, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि हमने ये फॉर्म किया और इसको रिकॉग्नाइज करो, नहीं, इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन आपके को ये मना नहीं किया जाएगा कि आप ये फॉर्म नहीं कर सकते, अपनी लोकल लेवल पे आप एक यूनियन बना सकते हो, है ना, और कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इस देश के अंदर आप कहीं भी घूम सकते हो, इस बात की फ्रीडम दी गई है आपको। कौन सी होगी ये? 19(1)(d), ठीक है। ड्राइव से मैं याद करता हूँ इसको कि राइट टू ड्राइव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ कंट्री, ठीक है। ड्राइव नहीं है, एक्चुअल में क्या है? मूव फ्रीली है, ठीक है, मूव फ्रीली इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो अब कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में कुछ इनर लाइन परमिट एरिया होते हैं जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए इम्पोर्टेंट एरियाज हैं, ठीक है, और उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए कि शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया में अगर आउटसाइडर्स आ जाएंगे तो उनके लैंड को खरीद लेंगे, ठीक है, उनके फॉरेस्ट को काट देंगे और वहाँ पे फार्मलैंड्स बना देंगे, या फिर इंडस्ट्रीज़ बना देंगे, या फिर माइनिंग बहुत ज़्यादा करने लगे। इस तरीके से कहीं ना कहीं उस कल्चर को, जो कि यूनिक है टू दैट प्लेस, उस कल्चर को बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है। और उस कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए और उनकी आइडेंटिटी सिक्योर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ इनर लाइन परमिट एरिया दिए गए हैं, और उस एरिया में अगर आपको जाना है तो उनकी एडवाइजरी काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ेगी, और एज ए टूरिस्ट जा सकते हो, ज़मीन नहीं खरीद सकते वहाँ पे, है ना। तो ऐसी जगह पे आप मूवमेंट नहीं कर सकते, तो ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और SC सुप्रीम कोर्ट वैलिडिटी रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के ग्राउंड में भी आपका राइट टू मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि एक तबका लोग जो कि बहुत ज़्यादा बीमार हैं, किसी एपिडेमिक से हैं, तो उनके एरिया को, जैसे कि पेंडेमिक में उनके एरिया को क्या कर दिया था? सील कर दिया था कि भाई ये रेड जोन है, तो रेड जोन से बाहर नहीं आएगा कोई। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे पेंडेमिक फैल चुकी है और इस एरिया से दूसरे एरिया में ना फैले, ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ उधर पे राइट टू मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया,
ठीक है, वो कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, रेसिडेंस कौन सा होगा, ये 19(1)(d था, 19(1)(d था, अब रेसिडेंस 19(1)(e) है, 19(1)(e), ठीक है। तो आप कहीं भी रिसाइड नहीं कर सकते या फिर हर जगह रिसाइड कर सकते हो इस कंट्री में। राइट टू रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कहीं भी रिसाइड रह सकते हो और सेटल खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी रहने का अधिकार है आपको इस कंट्री के थ्रू आउट, कहीं भी, हर एक जगह। पहले जब हमारा JNK का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें 35A आर्टिकल के थ्रू ये राइट सिर्फ JNK के पास, लोकल रेसिडेंट्स के पास था कि वो वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं। लेकिन जैसे ही 370 हटा है, 370 हटने के साथ साथ इन प्रोविजंस को भी नल एंड वॉइड कर दिया गया है, और उसके साथ 370 एक्चुअली हटा नहीं है, इनएफेक्टिव हुआ है, तो उसके साथ इसको भी इनएफेक्टिव कर दिया। और आज की डेट में कोई भी इंसान जो नॉर्थ इंडिया से हो या साउथ इंडिया से हो, वो JNK में ज़मीन खरीद सकता है। ठीक है, तो वहाँ भी रिसाइड कर सकते हैं। लेकिन कुछ जगह पर रेसिडेंट्स को, जो कि इनर लाइन परमिट एरिया जो कि 19(1)(d में हमने देखे, वैसे ही एरियाज़ 19(1)(e) में भी हैं जिनको रिस्ट्रिक्शंस है, जिनके अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं। गवर्नमेंट ने इनर लाइन परमिट एरिया जो कि STs के लिए इंपॉर्टेंट एरिया, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई है। ठीक है, फिर फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ये क्या है, होना चाहिए क्या 19(1)(f), लेकिन ये G है, क्योंकि F मैं बता चुका हूँ कि F राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया, ये 19(1)(g) है। फ्रीडम टू प्रोफेशन, ठीक है, तो राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस एक्सेट्रा। हर एक इंसान को कोई भी ऑक्यूपेशन फॉलो करने का हक है, ठीक है, ट्रेड करने का हक है, बिजनेस कोई भी फॉलो करने का हक है, ठीक है, और रिस्ट्रिक्शंस इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। कैसे रिस्ट्रिक्शंस, कि भाई आप कोई प्रोफेशन अगर फॉलो कर रहे हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा और आपने BA किया है, ठीक है। एक BA करने वाला AS बन सकता है लेकिन डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए रहेगी उस प्रोफेशन को फॉलो करने के लिए। ये नहीं कि 19(1)(g) के अंडर मेरे को तो राइट है मैं कोई प्रोफेशन चूज़ करूँ, उसके लिए क्वालिफिकेशन भी ज़रूरी है, ठीक है। फिर स्टेट हैज़ पावर टू रिस्ट्रिक्ट प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। कुछ जगह पे स्टेट प्रिस्क्राइब कर देता है कि प्राइवेट इंटरवेंशन इतना ही होना चाहिए, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतना ही आ सकता है इस सेक्टर्स में, इतना 74%, 49%, 25%, 50%, जो भी है, ठीक है। राइट डज नॉट इंक्लूड डूइंग अ प्रोफेशन विच इज़ इमोरल और डेंजरस। ऐसा कोई राइट आपको नहीं मिल रहा है जो इमोरल हो या डेंजरस हो और आप बोलो कि हमें राइट है कि हम हमारा प्रोफेशन फॉलो करने का, ठीक है। तो ये प्रोफेशन फॉलो करने का राइट नहीं देता है। जैसे कि न्यूक्लियर प्लांट खोलना है किसी को, तो प्राइवेट पर्सन नहीं खोल सकता न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है। तो ऐसी कुछ डेंजरस इंडस्ट्रीज़ के अंडर राइट टू प्रोफेशन नहीं फॉलो कर सकते, उसके लिए गवर्नमेंट परमिशन चाहिए, या फिर वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोफेशंस गवर्नमेंट ने रिजर्व कर रखे हैं सिर्फ अपने लिए, ठीक है। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन एज अ होल आप अपना कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर सकते हो। और इसके अंडर रिसेंट किसी जजमेंट में राइट टू एक्सेस इंटरनेट को भी राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन के अंडर रखा गया है, ठीक है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ठीक है। आर्टिकल 20, ऐसा इंसान, ठीक है, जिसको कन्विक्ट बता रहे हैं, ठीक है, कन्विक्ट करने जा रहे हैं, जो कटघरे में खड़ा हुआ है, उस इंसान के पास उस समय कटघरे में खड़े खड़े क्या क्या राइट्स हैं, उस बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट्स ऑल अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड एक्सेसिव पनिशमेंट, कि आर्बिट्रेरी अरेस्ट नहीं कर सकते, मनमाने तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकते, रूल ऑफ लॉ में जो लिखा है उसी तरीके से अरेस्ट किया जाएगा किसी को भी, ठीक है।
एंड एक्सेसिव पनिशमेंट, एक्सेसिव पनिशमेंट भी नहीं होनी चाहिए। तो इनके केसेस में ये 3 राइट्स की बात होती है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जेओपार्डी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। 3 तरह के लॉ हैं, धीरे धीरे अपन समझते हैं। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। पहली बात इसका मतलब ये है कि अभी जो इन्फोर्स्ड है राइट, जो पर्टिकुलर इस समय पे इन्फोर्स्ड है, उसी राइट के हिसाब से, उसी लॉ के हिसाब से किसी को सज़ा होगी। मतलब बेसिक समझो कि किसी ने कोई क्राइम किया, क्रिमिनल ऑफेंस किया, उस क्रिमिनल ऑफेंस के लिए जो लॉ बना हुआ है उस लॉ के हिसाब से ही उसको सज़ा दी जाएगी। अभी अगर सपोज़ मैंने ऐसा कोई क्राइम किया, जैसे मैंने क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड कोई क्राइम कर दिया बहुत बड़ा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई लीगल प्रोविजंस है ही नहीं, लॉ के लिए कोई लीगल प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी नहीं गई है, तो मुझे फिर इवन मैं प्रूव्ड हूँ क्रिमिनल, लेकिन फिर भी मेरे को सज़ा नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई लॉ है ही नहीं इन्फोर्स्ड। आप बैक में जाके लॉ नहीं बना सकते, या फिर ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ये क्राइम किया अब हम लॉ बना रहे हैं और आपको सज़ा देंगे। जब मैंने क्राइम किया तब जो लॉ है उसके हिसाब से सज़ा होगी। क्राइम नहीं की अभी किया है और पहले जाके आप लॉ नहीं बना सकते। समझ में आया? मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा क्रिमिनल लॉ के केस में, मतलब पीछे जाके आप लॉ नहीं बना सकते। अभी अगर इन्फोर्स्ड है लॉ तो ही मेरे को सज़ा होगी, ये बोलता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। कन्विक्शन और पनिशमेंट ओनली इन अकॉर्डेंस टू द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस। और ये सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंस के बारे में बात हो रहा है। सिविल ऑफेंस, टैक्स रिलेटेड ऑफेंस, ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड के केस में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है, इस केस में नहीं है, ठीक है। नो डबल जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी मतलब होता है कि जियोपार्डी मतलब कि पनिशमेंट, और डबल मतलब दुगनी। एक क्राइम के लिए एक ही बार पनिशमेंट मिलेगी और एक टाइप के क्राइम के लिए भी एक ही बार पनिशमेंट मिलेगी। बेसिक टर्म्स में अगर एक इंसान ने एक मर्डर किया है या 2 मर्डर किए हैं, उसको सज़ा एक ही की होगी, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट ओनली वंस फॉर एन ऑफेंस, ठीक है, उसको एक ही ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि तुमने एक साथ 10 मर्डर कर दिया तो तुम्हें एक की सज़ा, अगर 10 साल है तो 100 साल की सज़ा होगी, नहीं। 10 मर्डर पे भी एक क्राइम कंसीडर किया जाएगा और उसको 10 साल की सज़ा होगी, ठीक है। अभी एक्चुअल 10 साल की सज़ा होती है कि नहीं ये नहीं मैं बता रहा हूँ, बस एग्जाम्पल था। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है, किसी भी इंसान को कंपेल नहीं किया जाएगा कि आपके अपने खुद के अगेंस्ट आप गवाही दो, ठीक है। आप एज अ लॉ, एज अ कोर्ट प्रूफ करना पड़ेगा लॉयर्स के थ्रू कि ये इसने क्राइम किया है। खुद उसको डंडे मार के नहीं बोल सकते कि आपको गवाही देनी पड़ेगी, ठीक है। तो नो कंपल्शन टू बी विटनेस अगेंस्ट सेल्फ, खुद के अगेंस्ट में विटनेस नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। और इसी के अंडर आता है लाई डिटेक्टर टेस्ट। राइट टू रिमेन साइलेंट भी कहीं ना कहीं इसके अंदर आता है कि मेरी मर्जी में साइलेंट हूँ, मैं गवाही नहीं देना चाह रहा हूँ, है ना। और या फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट, कि लाई डिटेक्टर टेस्ट जब किया जाता है तो उस इंसान से पूछ के परमिशन लेके किया जाता है, अगर वो मना कर रहा है तो उसको नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो अलाउड फॉर सिविल लॉज एंड टैक्स लॉज, जैसा कि मैंने बोला कि ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकते, पीछे जाके लॉ नहीं बना सकते क्रिमिनल केसेस में, लेकिन सिविल और टैक्स लॉज में किया जा सकता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी इज ओनली इन द कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्रिब्यूनल बट नॉट बिफोर डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में ये चल जाएगा डबल जियोपार्डी, बट कोर्ट में नहीं चलेगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन ओनली इंक्लूड्स ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन में ऐसा नहीं है कि भाई आपको बोला कि आपने टैक्स फ्रॉड किया है और आपको ये अपने पूरी टैक्स की स्लिप्स लेके आनी पड़ेगी, एज अ डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा, आप बोलो कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं है तो मैं नहीं दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स समन किए जाते हैं वो तो दिखाने ही पड़ेंगे, ठीक है। आपका क्राइम आपके थ्रू नहीं मनवाया जाएगा, ये बोलता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि आपके क्राइम के भाई डंडे मार के बोल रहे हैं कि मान कबूल करके तूने क्राइम किया है, वो नहीं चलेगा, बाकी सब चलता है, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन ओनली इंक्लूड्स ओरल और डॉक्यूमेंटेरी एविडेंस, इट डज नॉट एक्सटेंड टू कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल, जो कंपल्सरी है वो तो करना ही पड़ेगा, जैसे कि
थंब इम्प्रेशन देना ही पड़ेगा, स्पेसिमेन सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, ब्लड स्पेसिमेन देना ही पड़ेगा, अगर कहीं पे ब्लड से स्पेसिमेन की ज़रूरत है क्राइम को प्रूव करने के लिए तो वहाँ देना ही पड़ेगा, ठीक है। कंपलसरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी, एग्जीबिशन कराना ही पड़ेगा अगर बोला गया है तो। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन ओनली अवेलेबल इन क्रिमिनल केसेस एंड नॉट सिविल केसेस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन किसका, 19 और 22, 19 से 22 का इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है। आर्टिकल 19 हमने ऑलरेडी पूरा देख लिया अच्छे से कि प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स होते हैं। 19(1)(a) की बात हुई है इसमें, स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर। असेंबली क्या है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, 19(1)(b) की बात हुई है। फिर राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, और इसमें क्या बात हुई थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, जो कि 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था, सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड। फिर राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, 19(1)(d). फिर रेसिडेंस, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, 19(1)(e). एफ तो है नहीं क्योंकि वो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हट गया, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था। फिर राइट टू प्रोफेशन, 19(1)(g), ठीक है। फिर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस में हमने 3 राइट्स देखे, ठीक है। कौन कौन से, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जेपर्डी, नो डबल जेपर्डी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। ये 3 हमने लॉ देखे। फिर अब हम 21 पे आए हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, बस ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके बारे में देखेंगे अभी। फिर आर्टिकल 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन बात करता है, और कौन से केस से आए ये भी देखेंगे। फिर आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस, किस किस केस में अरेस्ट एंड डिटेंशन से प्रोटेक्शन मिलता है इसके बारे में भी देखेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। आर्टिकल 21 की लैंग्वेज क्या बोलती है कि नो पर्सन shall be deprived of personal life and liberty except through procedure established by law। मतलब किसी भी इंसान का जो कि इस देश में रह रहा है उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीना जाएगा, एक्सेप्ट अगर लॉ की लैंग्वेज में वो वैसा लिखा है तो किया जा सकता है। जैसे आपने लॉ में लिखा है कि ऐसा ऐसा करोगे, किसी को आपने मार दिया या फिर कुछ ऐसा क्राइम कर दिया तो आपकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी छीनी जा सकती है, तो फिर आपको जेल हो सकती है। आप ये नहीं बोलोगे कि लिबर्टी छीन रहे हैं हमारी, ठीक है। तो एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ तब छीनी जा सकती है, अदरवाइज नहीं छीनी जाएगी। तो जो लॉ में प्रोसीजर लिखा है उसको फॉलो करते हुए उसमें छीनी जाएगी, वरना नहीं छीनी जाएगी। अब एक इम्पॉर्टेंट केस हुआ, ठीक है, क्योंकि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एक टर्म है और एक और टर्म है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये 2 टर्म के बीच में कुछ डिफरेंस है, वो हम केस में समझते हैं। तो इसमें ये बोला गया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ थोड़ा सा टिपिकल है, तो थोड़ा सा हम कोशिश करना ध्यान से सुनने की। गोपालन केस में ये बोला गया, बात पहले ये तो समझ में आ गई कि आर्टिकल 21 क्या बोल रहा है। आर्टिकल 21 बोल रहा है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, किसी भी तरीके से किसी भी इंसान के जीने के अधिकार को नहीं छीना जाएगा, एक्सेप्ट तभी छीना जाएगा जब उसके बारे में लॉ में लिखा हो। बात समझ में आई। गोपालन केस में SC हेल्ड आर्टिकल 21 ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेचर, सो लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर कुड आर्बिट्रेरी डिप्राइव लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखो क्या बोल रहा है ये कि गोपालन केस में ये बोला कि जो भी लॉ बना है, ठीक है, उस लॉ के अंदर चाहे जो लिख दिया, अगर उसमें ये लिख दिया कि किसी इंसान ने चलते चलते किसी को गाली दे दी तो उसको फांसी हो जाएगी, सपोज एक ऐसा लॉ है, तो गोपालन केस ने ये बोला कि वो लॉ में जो भी लिखा है उस लॉ का एग्जीक्यूशन अगर सही हुआ है तो फिर सब सही है, अगर एग्जीक्यूशन सही नहीं हुआ है तो हम बीच में आएंगे। जुडिशरी बीच में तब आएगी जब एग्जीक्यूशन सही नहीं हुआ। मतलब 2 लोग होते हैं, लेजिस्लेचर वो होता है जो लॉ बनाता है, और एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव वो होता है जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है।
पार्लियामेंट बैठ के पास कराती है, वो हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि किस तरीके से लॉ को पास किया जाता है दोनों हाउस से, और उस लॉ को जब पास कर दिया जाता है तो एग्जीक्यूटिव होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं या फिर MLAs होते हैं, MPs होते हैं, ये लोग उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं थ्रू कलेक्टर्स और ये स्टेट मशीनरी, तो ये एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ बना है। अब लॉ में कुछ भी लिखा हो, बहुत ख़राब लिखा है, बहुत ख़राब लॉ है, उसके अंदर क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि लॉ गलत लिखा है। क्वेश्चन ये देखा जाएगा कि एग्जीक्यूटिव ने वो लॉ को सही इंप्लीमेंट किया है, जो लिखा है वही इंप्लीमेंट किया है या फिर कुछ गलत इंप्लीमेंट किया है, इस बात को ध्यान दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है कि एग्जीक्यूशन पे ध्यान दिया जाएगा, लॉ लेजिस्लेचर पे ध्यान नहीं दिया जाएगा कि लॉ क्या बना है। अगर लॉ गलत बना है तो भी उस पर क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ये बोल रहा था AK गोपालन केस 1950। तब हमारी समझ थोड़ी सी ब्रॉड नहीं हुई थी, समझ तो ठीक है, लेकिन हमारे जुडिशरी के पास लेस पावर थी इस केस में, क्योंकि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो किया गया प्रॉपर। ठीक है, जो लिख दिया उसमें कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। मेनका गांधी केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो लॉ है मस्ट बी रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर। ठीक है, अब इस केस में ये बोला कि प्रोसीजर जो भी फॉलो हो रहा है उसको भी सही होना चाहिए, मतलब लॉ के अंदर आप कुछ भी नहीं लिख सकते। बात समझ में आई? मतलब लेजिस्लेटिव एक्शन को भी ध्यान दिया जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था गोपालन केस में कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन पे क्वेश्चन किया जाता था कि लॉ तो जो लिखा है उसको हम नहीं क्वेश्चन कर रहे, एग्जीक्यूट सही किया है तो ठीक है। लेकिन इस केस से जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें इसको भी बोला गया कि लेजिस्लेटिव को भी क्वेश्चन किया जाएगा, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को ही क्वेश्चन किया जाएगा। अगर उसमें कुछ गलत लिखा है तो हम उसको वहीं पे खत्म कर देंगे। आप आर्बिट्रेरी पावर नहीं दे सकते लॉ में लिख के। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, और इसमें ये बोला गया कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इंक्लूड्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यही है कि क्वेश्चन कैसे भी किया जा सकता है, अगर लॉ बनाने का तरीका भी गलत हुआ तो उसको भी रोका जा सकता है। तो बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर अंडर द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू बाय मेनका गांधी केस। ठीक है, आर्टिकल 21 इंक्लूड्स, अब आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ऐसा कोई भी राइट है ना, ऐसा कोई भी राइट जो टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये मेरी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, एक इंडिविजुअल की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट है, उसको इंक्लूड कर दिया जाता है अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, तो जैसे आर्टिकल 21 इंक्लूड्स लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, जस्ट एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए, डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए एक इंसान की। ठीक है, और डिग्निफाइड लाइफ में क्या क्या ज़रूरी है? एजुकेशन ज़रूरी है, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट ज़रूरी है। ठीक है, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड ज़रूरी है, राइट टू ट्रैवल इन द कंट्री ज़रूरी है। ये सारे तरीके जिससे लाइफ एक डिग्निफाइड तरीके से जी जाए, वो सारे तरीके इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, और टाइम टू टाइम ये बढ़ता जाता है। जैसे रिसेंटली राइट टू प्राइवेसी इसमें डाला गया जब आधार केस हुआ था, है ना, आधार से रिलेटेड जो बातें हुई थी, उस केस के बाद राइट टू प्राइवेसी को इसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है, इस तरीके से इवॉल्विंग नेचर है इस आर्टिकल का, और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसीलिए। ठीक है, एक डिसेंट इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, लाइवलीहुड मिलना चाहिए, प्राइवेसी मिलना चाहिए, शेल्टर, राइट टू शेल्टर है, राइट टू हेल्थ है हर एक इंसान के पास, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14, नॉट बियॉन्ड दैट, है ना। 14 ईयर्स तक सब इंसान को, इस देश में रहने वाले हर एक नागरिक को 14 साल तक फ्री एजुकेशन मिली जाएगी। ठीक है, फ्री लीगल एड। ठीक है, आपको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लॉयर मिला जाएगा, भले ही आप कितने भी गरीब हो, आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, अब अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो। ठीक है, फिर स्पीडी ट्रायल, हैंड कफिंग नहीं होगी, मतलब किसी को जंजीर बांध के मुजरिम नहीं दिखाया जाएगा, वो भी ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है। ठीक है, फिर इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, डिलेड एग्जीक्यूशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ट्रैवल अबॉर्ड देना पड़ेगा, ये तो मेनका गांधी केस से ही दिया गया था। फिर बॉन्डेड लेबर के अगेंस्ट कि बॉन्डेड लेबर ना बनाया जाएगा, ये आर्टिकल क्या बोलते हैं 23 में भी है वैसे। फिर कस्टोडियल हरासमेंट, कस्टडी के अंडर हरास नहीं किया जाएगा किसी को, इमरजेंसी मेडिकल एड दी जाएगी। ठीक है, टाइमली ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं।
ठीक है, और ये सब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर आते हैं। ठीक है, राइट टू एजुकेशन। अब जिस तरीके से इवॉल्विंग नेचर है उसी में उन्नी कृष्णन स्वामी एक केस हुआ था, उन्नी कृष्णन वन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस 1993। और इसके थ्रू ये इस केस के बाद ये ओपिनियन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। हर एक इंसान का फंडामेंटल राइट है, उसको एजुकेशन मिलेगी। अगर एक दूर दराज एरिया में, किसी लद्दाख रीजन में, जैसलमेर में, या कहीं भी अंडमान निकोबार में दो लोग भी रहते हैं, एक इंसान भी रहता है, और वो बोले कि मेरा फंडामेंटल राइट है, मुझे एजुकेशन मिलेगा, तो वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल खुलवाएगी कि उस एक इंसान के लिए गवर्नमेंट टीचर जाएगा और पढ़ाएगा। ये उसका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A के अंदर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल बिटवीन 6 to 14। ईयर याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, 6 to 14। फिर कहाँ से ऐड किया गया? 86th अमेंडमेंट एक्ट से। ओनली प्रोवाइड्स राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ये एज की जो एजुकेशन है उसको एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। तो कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी इस देश के अंदर हर एक नागरिक को। अब 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने सिर्फ यही चेंज नहीं किया, उसने 3 चेंजेस किए, और वो तीनों अलग अलग डायमेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है। पहली बात तो फंडामेंटल राइट में एक चेंज किया जिसको बोलते हैं 21A 6 to 14 कंपलसरी एजुकेशन। फिर 45 जो कि DPSP का पार्ट है। DPSP क्या होता है हम आगे देखेंगे। आर्टिकल 45 की लैंग्वेज चेंज कर दी, जिसमें 6 to 14 लैंग्वेज थी उसको 0 to 6 कर दिया कि DPSP के अंडर 0 to 6 के अंडर 0 से 6 साल के बच्चे को एक एजुकेशन मिलेगी। ये स्टेट का राइट है, स्टेट का ड्यूटी है। ठीक है, ये DPSP के अंदर बोल दिया। और फिर 51A के अंडर बोला कि 6 से 14 साल के बच्चों को हर एक पेरेंट्स की ड्यूटी है कि उनको स्कूल भेजें। ठीक है, तो ड्यूटीज़ में भी कवर कर लिया, फंडामेंटल राइट को ही कवर कर लिया, DPSP को ही कवर कर लिया इस एक आर्टिकल ने। ठीक है, तो यही है अमेंडेड आर्टिकल 45 DPSP टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर फ्रॉम फॉर एजुकेशन। एडेड आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोवाइड एजुकेशन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, हर जगह ईयर याद रखना ज़रूरी है। Supreme Court in 1993 provided for right to elementary education under Article 21, overriding its judgment of 1992, which gave right to education up to all level including university। ठीक है, पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सबको कंपलसरी दो, फिर उसने देखा कि 1993 में ये देखा कि कहीं ना कहीं मॉनेटरी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लग जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि 14 साल तक के हर एक इंसान को कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इन परसुएंस ऑफ 21A, अब 21A तो बोल दिया है, लेकिन एक लॉ बनाना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को, तो इसको इन्फोर्स लाने के लिए तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है, और वो राइट जो कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आया। कब आया? 2009। और इसको इन इफेक्ट लाया गया, इन्फोर्स किया गया 2010 1 अप्रैल को। ठीक है, तो लाया तो ये तब गया था और फोर्स में आया है 2010 में। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर डिटेन्ड और अरेस्टेड। अब पहले हमने 20 देखा, आर्टिकल 20 में हमने क्या देखा? जो इंसान कटघरे में खड़ा है उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, लेकिन एक इंसान को डिटेन कर दिया है, जेल में रखा गया है। अब उसको किस तरीके से जेल में रखा गया और उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, उसकी बात आर्टिकल 22 करता है कि ग्रांट प्रोटेक्शन टू प्रोटेस्ट हु आर डिटेन्ड और अरेस्टेड। डिटेंशन इज ऑफ 2 ways, 2 तरीके से जेल में रखा जा सकता है। एक तो होता है प्यूनिटिव मतलब पनिश से आया ये वर्ड। प्यूनिटिव मतलब पनिश करने के लिए डिटेन किया है, तो पनिशमेंट आफ्टर क्राइम बाय कोर्ट थ्रू ट्रायल। ठीक है, और एक होता है
प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या है कि डिटेन किया गया है बिफोर अ क्राइम, ठीक है। प्रिवेंटिव नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रिवेंट करने के लिए, कोई क्राइम ना हो इसलिए प्रिवेंट करने के लिए एक डिटेन किया गया है। मतलब आप, हमें पता चल गया कि आप क्राइम कर सकते हो और आपसे क्राइम ना हो इसको बचाने के लिए आपको पुलिस ने जेल में डाल दिया, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 डील्स केसेस ऑफ ऑर्डिनरी अरेस्ट, ठीक है। ऑर्डिनरी अरेस्ट की बात कर रहा है ये, ठीक है। ये किसी इंसान को अरेस्ट कर दिया, अब उसके पास क्या क्या राइट है, पहले दिन उसको बताया गया कि आपको अरेस्ट किया गया है, तो अब ये प्यूनिटिव डिटेंशन की बात हो रहा है। अरेस्टेड पर्सन हैज़ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, पहली बात तो उसके पास एक राइट है कि उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि क्या ग्राउंड है भाई, हमें आपको अरेस्ट किया है लेकिन उसका रीज़न ये है, वो रीज़न बताया जाएगा उस इंसान को, ठीक है। फिर ऑन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ठीक है। फिर कंसल्ट करने का, उसको डिफेंड करने का, लॉयर को कंसल्ट करने का उसको राइट है, दूसरा राइट है। पहला राइट के उसको बताया जाएगा कि आपने क्या गलती की, दूसरा कि आपको एक राइट है कि आप कंसल्ट कर सकते हो, एक डिफेंडेड बाय लॉयर, आपको लॉयर द्वारा डिफेंड किया जाएगा, ठीक है। अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है तो सरकार आपको लॉयर प्रोवाइड करेगी, ये दूसरा राइट है, ठीक है। फिर 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जाएगा, अगर नहीं लेके गया तो फिर उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर, मतलब 24 घंटे के बाद। तो 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जाएगा, ये उसका थर्ड राइट है, ठीक है। ये 3 राइट्स होते हैं। फिर नॉट एप्लीकेबल टू एनिमी एलियंस, ये एनिमी एलियन के अगेंस्ट, एनिमी एलियंस के पास नहीं है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस, अरेस्ट अंडर कोर्ट ऑर्डर, सिविल अरेस्ट, इनकम टैक्स केसेस, एलियन डिपोर्टेशन केसेस, ठीक है, ये इन सब में एप्लीकेबल नहीं है। अब सेकेंड पार्ट क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। अब ये जनरली उन्हीं केस में प्रिवेंट डिटेन किया जाता है जिसमें नेशन की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी का क्वेश्चन होता है, ठीक है। जैसे UAPA एक्ट, टाडा एक्ट, पोटा एक्ट, है ना, ऐसे केसेस में प्रिवेंटिव डिटेंशन लाई जाती है, ठीक है। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑन अरेस्ट, डिटेंशन कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ्स, 3 महीने से ज़्यादा आप डिटेन नहीं कर सकते अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव को हमने डिस्कस कर लिया इधर पे, प्रिवेंटिव में हम 3 महीने से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते, ये सीधी बात है। अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड, एक एडवाइजरी बोर्ड बने, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ हाई कोर्ट जज एंड स्पेसिफाइज सो इन इट्स रिपोर्ट। अगर 3 महीने से ज़्यादा रखना है तो एक बोर्ड के द्वारा जिसमें हाई कोर्ट जज हो, हाई कोर्ट का इंसान एक जज हो और वो बताए अपनी रिपोर्ट में कि इसको डिटेन करना और ज़्यादा ज़रूरी है और लंबे समय के लिए, तभी उसको डिटेन किया जा सकता है। ग्राउंड ऑफ डिटेंशन हैव टू बी टोल्ड, ग्राउंड ऑफ डिटेंशन तो उसको ही बताना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेप्ट इफ डूइंग सो वुड बी अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, तभी नहीं बताएंगे जब वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, ठीक है। और डिटेन्यू मस्ट बी अलाउड टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट डिटेंशन, उसको भी रिप्रेजेंट करने का अधिकार है ना, उसको भी दिया जाएगा अधिकार। Article 22 authorizes Parliament to prescribe classes of cases in which detention can be over 3 months without advisory board opinion. Maximum period of detention of different classes of case. पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि कुछ क्लासेस ऑफ केस वो बता दे कि इस हीनियस क्राइम में या ऐसे सिचुएशन में या इस सिचुएशन में हम डिटेंशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और ऐसे केसेस को हम पार्लियामेंट पहले से प्रिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये टाइम पीरियड 3 महीने से 2 महीने कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट में, लेकिन उसको कभी भी इन्फोर्स नहीं किया गया, तो अभी भी 3 महीने ही उसको डिटेन किया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी भी इंसान को। तो यूनियन लिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट इंक्लूड्स लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब कौन कौन से लॉज पर प्रिवेंटिव डिटेंशन की जा सकती है, ठीक है। रीजन्स कनेक्टेड विथ डिफेंस, अगर डिफेंस से रिलेटेड कोई रीज़न है या फिर फॉरेन अफेयर्स है या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है, तो इन केसेस में डिटेन किया जा सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड्स फॉर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी। इन केसेस में स्टेट की कॉन्करेंट लिस्ट में भी डिटेंशन का प्रावधान है। इंडिया एक ओनली ऐसी कंट्री है जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन फंडामेंटल राइट के अंडर मेंशन्ड है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं
एक सही बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने फ़ायदे के लिए किसी को प्रिवेंट कर सकती है और उसको जेल में डाल सकती है। तो इस तरीके केसेस में प्रिवेंटिव डिटेंशन मिसयूज़ हो सकता है, इसलिए इसको फंडामेंटल राइट के अंडर नहीं आना चाहिए। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के तौर पे है। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। हमने सेकंड स्लैब को इन डिटेल में समझा। अगला हम जो थर्ड स्लैब है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना, उसको अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।